गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपकी गणित की किताब को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर परिमेय प्रश्नावली 1.1 जो परिमेय संख्या से संबंधित है वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हमें परिमेय संख्या के बारे में जानना होगा कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या क्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली पर आएंगे। तो हम चलो स्टूडेंट, आए हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्न, आपके अध्याय का पहला पहला अध्याय संख्या पद्धति। अध्याय फर्स्ट, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति मैंने बताया कि जैसे कि इसके अंदर हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। क्योंकि आप परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हो कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और इसके विपरीत वैसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल, कोई भी संख्या ले लो जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 3, अब यहाँ मैं लिख दूँ 5। तो ये संख्या 3 बटे 5 है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख चुके हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक है और q जीरो के बराबर नहीं है और यहाँ q जीरो के बराबर नहीं है। तो ये संख्या कहलाती है, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एक संख्या होती है जीरो, ये जीरो भी परिमेय संख्या है। जब हम इसके नीचे एक लगा देते हैं तो यह भी परिमेय संख्या कहलाती है, यानी जीरो भी परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p हम जीरो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ q हमेशा जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। तो यहाँ हमने q का मान एक लिख दिया है। और जैसे √16 ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो पूरा पूरा निकलेगा। तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकले तो वह संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। और कुछ भी, जैसे 25 हो गया,
इसका भी पूर्ण वर्ग निकाल सकते हो, तो यह भी परिमेय संख्या कहलाती है। -4/5 ये भी परिमेय संख्या होगी। यानी और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो स्टूडेंट ये थी परिमेय संख्या कि जिन्हें हम p बटे हुए q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/5, आप कोई भी संख्या ले सकते, 0/1, 0 हमेशा परिमेय संख्या होगी। जैसे √16 और वह परिमेय संख्या होगी जिसका हमेशा पूरा वर्गमूल निकलता हो या घनमूल निकलता हो। ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है। √25 जैसे -4/5, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब अपन चर्चा करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं, अब ये इसका विपरीत हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे हुए q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे हुए q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तथा वो जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण बता दूं आपको। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। ऐसी संख्याएं भी ऐसी संख्याएं भी जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो, ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ मैं आपको लिख देता हूँ नोट। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग पूरा नहीं निकलता हो अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 हो गया और √3 हो गया, √5 हो गया। √4 परिमेय संख्या है क्योंकि उसका वर्गमूल 2 होता है, इसलिए वह परिमेय संख्या है। इसका दूसरा नियम है, यदि x कोई संख्या, यदि x यानी कोई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है, यदि x यानी कोई भी संख्या हो, यदि वह अपरिमेय संख्या है तो -x भी अपरिमेय संख्या होगी। यदि x यानी कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है, जैसे एक एग्जांपल ले देते हैं अपन, ये √5, ठीक है, ये √5 अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। यानी कोई संख्या अगर धनात्मक में अपरिमेय संख्या है तो वह ऋणात्मक में भी अपरिमेय संख्या होगी। इसका तीसरा पॉइंट बनेगा तीसरा होगा ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल पूरा नहीं निकलता हो। ऐसी संख्या जिसका घनमूल पूरा नहीं निकलता हो, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे ये √8 है, इसका घनमूल निकालने पर 2, तो इसका पूरा घनमूल निकल गया है, तो यह परिमेय संख्या है। और अगर जैसे मैं ले लूँ √10, अब इसका कोई घनमूल नहीं निकलता है तो यह अपरिमेय संख्या है। यानी कि ऐसी संख्या जिसका घनमूल पूरा निकलता हो, वह तो परिमेय संख्या होगी। जैसे √10 अपरिमेय संख्या, लेकिन √8 इसका घनमूल निकालने पर 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 3√2, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या यानी कि जिसका घनमूल पूरा निकलता है तो वह तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन जिसका घनमूल पूरा नहीं निकलता वह अपरिमेय संख्या होती। जैसे जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो वह भी अपरिमेय संख्या, जैसे 2, 3, √5, √7, √8, लेकिन √9 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होता है। √125 जिसका घनमूल 5 है, ये परिमेय संख्या है। तो ये थी आपके परिमेय संख्या के बारे में एक छोटी सी जानकारी कि वे कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती है और कौन कौन सी परिमेय होती है। और एक परिमेय संख्या जैसे 0.1 के बाद 0, ठीक है, फिर वापस 1 के बाद 0, वापस 1 के बाद 0, वापस 1 के बाद 0 और डॉट। तो जब किसी संख्या बढ़ते क्रम में होगी और उसके बाद में डॉट लगे होंगे तो वह भी परिमेय संख्या होगी। एक पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो ये कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, यानी कि बढ़ती हुई संख्या 1 के बाद 0, 110, या 1110, या 1110, या फिर ऐसे देख लो 0.10, 100, 1000, डॉट, हमेशा उनके आगे डॉट लगा होगा, तो वह अपरिमेय संख्या होगी। तो आइए अब चलते हैं अपन प्रश्नावली के ऊपर। आपके पास सिलेबस के अंदर प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं की है जो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आते हैं हम प्रश्नावली 1.2 पर, जो आपके सिलेबस में है, वह अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है।
1.2। तो प्रश्नावली 1.2 की नीचे दिए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने बता दिया कि भाई वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य बात है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो आपका पहले क्वेश्चन है, पहले का पहला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। मैं बता चुका हूँ कि वास्तविक संख्याएं मतलब कि परिमेय और अपरिमेय को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो हाँ सत्य बात है। तो इसका आंसर सत्य है। सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय और परिमेय एवं अपरिमेय दोनों का संग्रह है। दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये बात असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पहला तो ये देखिए, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है। वे संख्याएं जिनसे, वे संख्याएं जिनसे, जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है। वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, धनात्मक होती है तथा इसे n से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। यानी कि
n बराबर 1 2 3 4, n बराबर 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 1 2 3 4 4, तो जैसे ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 की संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में। तो संख्या रेखा का जैसे प्रत्येक बिंदु ये रूट m है, ये भी रूट m है, ये भी रूट m है, और ये भी रूट m है, और ये भी रूट m है, और ये भी रूट m है। तो प्रत्येक बिंदु जहाँ रूट m के रूप का होता है, तो जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक रूप में होती है, ऋणात्मक रूप में प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो यानी कि ये बात असत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ये बात असत्य है, क्योंकि ऋण के रूप में प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं केवल धनात्मक रूप में होती है, ऋणात्मक रूप में प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। तो इस बात के बारे में अपन लिखेंगे असत्य है। इसका आंसर होगा असत्य है, असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, यानी कोई भी ऋण संख्या, जैसे ये ऋण संख्या हो गई, ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋण संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक रूप में रहती है, वह ऋणात्मक रूप में नहीं रहती है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये बात भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होगी, और कोई भी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याएं भी होगी। तो इसका आंसर भी असत्य है। कोई भी, जैसे आप रूट 2 ले लो, 2/1 ले लेते हैं। अगर 2/1 वास्तविक संख्या तो है, लेकिन वह अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे 2/1 ले लिया या 2 ले लो, तो ये वास्तविक संख्या तो है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। यह आपके पहले क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चनों का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो ऐसी संख्या की वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है।
तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होता है नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप √4 ले लो, √4 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यह बात गलत है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, जैसे कोई भी संख्या ले लो आप √4, तो इसका वर्गमूल होता है 2। ठीक है, 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है। नहीं, एक उदाहरण ले लिया मैंने √4, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने √4, √4 का वर्गमूल होता है 2, 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये बात गलत है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ √4 एक परिमेय संख्या है, जिस इस √4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन होता है तीसरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास अगला कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे 1, 4 के बाद में 9, 16, 25, 36, इन सभी का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी कि एक का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, इसी के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे कि जैसे एक का वर्गमूल हमसे 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5 और 36 का 6। तो जैसे हम इसको जैसे कोई संख्या ले ली, तो जैसे कोई संख्या ले ली हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 12, ठीक है। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, इन सब का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम इनको इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, 3 को लिखेंगे हम 1 + 1 + 1, और 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, इस तरह हम इनको लिख सकते हैं। और 6 को लिखेंगे हम 4 + 1 + 1, 7 को 4 + 1 + 1 + 1, उसके अलावा 8 को 4 + 4, 4 और 4, 8 के रूप में हम लिख सकते हैं। उसके बाद में 10 हो गया, तो इसको 9 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। 11 को 9 + 1 + 1 के रूप में, 12 को 9 + 1 + 1 + 1, एक ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका है 4 + 4 + 4। हम जैसे कि ये एक वर्गमूल, इनका जो वर्गमूल निकलता है उसके हिसाब से इन संख्याओं को ऐसे जमा सकते हैं, जैसे 2 का 1 + 1 और 3 का 1 + 1 + 1 इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, 5 का 4 + 1 इस रूप में है, 6 का 4 + 1 + 1, इस तरह में लिखना है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 को लिखते हैं हम 1² और 1² के रूप में, 3 को भी लिख सकते हैं हम 1² + 1² + 1² के रूप में, 5 को लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 7 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर +
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। 8 को 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। इसी तरह 10 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 11 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और 12 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। फिर या फिर 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर। इन संख्याओं को, ये एक वर्गमूल की संख्या है 36 तक, इसके बाद में 64 भी आती है, 49, 64, बहुत सारी संख्या आती है, लेकिन हम 36 तक करते हैं। इन संख्याओं को हमको इसके रूप में लिखता है, फिर इन संख्याओं को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसी आधार पर हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिखाए कि संख्या रेखा 5 को हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक आपको सबसे छोटे का उदाहरण लेता हूँ कि √5 को निरूपित करने से पहले हम √2 को निरूपित करेंगे। एक एग्जाम्पल लेता है। √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम √5 का हल करने से पहले सबसे पहले हम √2 को हल करके देखेंगे कि √2 को कैसे हल करते हैं। जैसे √2 होगा वैसा का वैसा √5 को हल करेंगे। तो √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो जैसे ये √2 है, इसको हम 1 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वापस √2 है, इसको हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे ये हो गया ओ है, हमने इसको नाम दे दिया 1, और ओ ए के बाद हम ए बी का नाम दे दिया 1। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 -1, ये संख्याएं माइनस के अंदर नहीं जाती है, अपरिमेय संख्याएं, इसलिए हम इसको यहीं रोकेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे बढ़िया होती है स्केल को हम इंच से लेंगे ताकि आपका जो चित्र बने वो अच्छा बने। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें इस ओ को हम 0 भी मान सकते हैं और ओ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना, हर कोण के बीच में केवल 90 डिग्री का ही कोण बनेगा और इसके अलावा कोई सा भी कोण नहीं बनेगा। सबसे पहले हम इसको लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक यानी ओ से ए तक, ये ओ से ए तक, इसको हम 1 मानते हैं। ये ओ से ए तक मैंने एक लाइन खींची है, ये वाली 1 इंच की। उसके बाद में है ये वाली संख्या, इसको हम ये 1 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे वापस 1 इंच की। ये एक लाइन और ड्रॉ की हमने 1 इंच की, इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो ए बी भी कितना हो गया 1। जानना इनके और उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण रहेगा। अब इसको मिला देंगे हम ऐसे, ये ठीक है। तो ये हो गया ओ बी। तो ओ बी क्या हो गया, रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। जहाँ ओ बी बराबर ओ ए कितना हो गया 1 का स्क्वायर, ए बी कितना हो गया 1 का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर 1 + 1, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक हम चाप खोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम एक चाप खोलेंगे और यहाँ से हम एक चाप को यहाँ गिराएंगे। तो ये जो संख्या, ये जो चाप प्राप्त होता है, ये हमारा √2 कहलाता है। इसे हम सी बिंदु कह सकते हैं, यानी कि ये ओ सी कहाँ कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। वापस समझिएगा, √2 है, इसको हम 1 + 1 की फॉर्म के लिख सकते हैं। वापस मैंने बताया था उसके आगे कि हम इसको a² + a² के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है। अब हमें एक रेखा खींचनी है, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ओ ए लेना है, यानी ओ से ए तक जाना है, ठीक है। ओ से ए तक ही जाना है, उसके बाद में ये ए प्राप्त हो गया, उसके बाद में ये वाला है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपन आए, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले हमने एक लाइन खींच ली, एक 1 इंच वाली, तो इसको हमने नाम दे दिया ओ से ए तक। अब जो लाइन होगी ए बी, वह ए पर 90 डिग्री का कोण बनाती होगी, ये ए पर 90 डिग्री का कोण बनाती होगी, और वो भी खींचेंगे हम 1 इंच की, क्योंकि ये 1 है तो हम 1 इंच की खींचेंगे, और उसके बाद में ओ बी को ऐसे हम मिला देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम प्रकार की सहायता चाप खोलेंगे, और यहाँ से हम चाप काटेंगे। प्रकार की सहायता, प्रकार और पेंसिल की सहायता से प्रकार को याद रखेंगे, और यहाँ से पेंसिल से हम ऐसे चाप काटेंगे, तो ये चाप यहाँ गिरेगा। तो ये जो चाप गिरा है ये √2 कहलाता है, इसे हम सी बिंदु कह सकते हैं, यानी कि ओ और सी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब अपने हम सवाल पर आते हैं कि √5 कैसे निकालेंगे। तो इसी को यहीं ऐसे रहने देते हैं, और अब निकालते हैं हम √5। अब जैसे √5 तो 4 + 1, ठीक है स्टूडेंट। √5 कितना हो जाएगा, 4 + 1, तो √5 बराबर 2 का स्क्वायर + 1, ठीक है स्टूडेंट। तो वापस वही लाइन खींचेंगे हम, जैसे ये लाइन खींची हमने, ठीक है। ये हमने यहाँ 0 मान लिया, ये -1, फिर वापस ये 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले हम यहाँ ये ओ बिंदु से ये कितना है, 2 है, इस 2 तक हम लाइन खींचेंगे, इस 2 तक हम सबसे पहले यहाँ हमने एक लाइन खींची यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट। यानी वापस बिगाड़ के बता देता हूँ मैं आपको, 2 है तो हमने 2 इंच की एक लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमें बिंदु प्राप्त हुआ ए, यानी कि ओ ए कितना हो गया, 2। चाहे इंच में खींचो आप, चाहे सेंटीमीटर में खींचो, लेकिन इंच में खींचने से क्या डायग्राम बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद में यह है 1, तो हमें 2 पर वापस 1 इंच की लाइन खींचनी है, ये हमें बिंदु प्राप्त होता है बी, तो ये बिंदु प्राप्त हुआ ए बी कितना हो गया, 1। अब ओ से बी तक हम एक लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच दी। अब यहाँ पर हम प्रकार की नोक रख के यहाँ तक पेंसिल को खोलेंगे, और यहाँ से एक चाप को ऐसे गिराएंगे, यहाँ से ऐसे चाप गिराया, तो ये चाप यहाँ गिरेगा, ये चाप यहाँ गिरेगा, जो हमें बिंदु प्राप्त होता है सी, और यही बिंदु और यहाँ बनता है √5। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे ओ बी बराबर √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA कितना है अपने पास, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो OB बराबर 4 + 1, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, √5। ये √5 जो बिंदु C प्राप्त होता है वह √5 होता है। इस तरह हम √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। इस तरह हम √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। हम लाइन खींचेंगे O से A, यहाँ ये जो इतनी ये संख्या होगी उतनी हमें लाइन खींचनी है। ये 2 इंच मान रहे हो तो ये 2 इंच की लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इंच में इसलिए खींचते हैं क्योंकि डायग्राम बड़ा बनता है और अच्छा दिखता है। उसके बाद में हम 2 पर 1 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये भी कोण 90 डिग्री का होगा और ये भी कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे कितना, केवल 1 इंच, ठीक है। आप इधर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो इधर भी सेंटीमीटर में लेना है, इधर इंच में ले रहे हो तो इधर भी इंच में ही लेना है। उसके बाद में यहाँ 1 खींचेंगे और इसको मिला देंगे, और यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलकर एक चाप ऐसे डालेंगे, तो बिंदु C प्राप्त होता है। ये बिंदु C √5 होता है।
और ये थी आपकी प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल। उसके बाद का जो चौथा सवाल है वो आपको केवल एक प्रैक्टिकल के रूप में दिया हुआ है कि आप इस तरह उस सवाल को हल कर सकते हो, आगे बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए। तो ये थी आपकी गणित की प्रश्नावली 1.2 अपरिमेय संख्याओं से संबंधित। नेक्स्ट क्लास के दौरान हम नेक्स्ट प्रश्नावली को हल करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट।